हेलो एवरीवन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनपैट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन एनपैट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सैंपल पेपर गिवन है उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल नहीं हैं। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं जो स्टूडेंट्स के मन में है। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनपैट का जो सैंपल पेपर है उसमें क्वांट के 10 क्वेश्चंस। जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या है, उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है, और उससे जुड़े और भी क्वेश्चंस हैं उसकी तैयारी आप बेटर रूप से कर सकते हैं। सो बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे जब आप इनकी वेबसाइट ओपन करते हैं nmims.npet.in, तो इस तरह से आपका ये पेज ओपन होता है। थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आता है सैंपल पेपर का। इस पे क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास सैंपल पेपर पीडीएफ फाइल में ओपन हो जाता है, जहां पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। यानी कि जो तीनों सेक्शंस के सैंपल क्वेश्चंस गिवन है 20 उनके आंसर्स जो हैं यहाँ पे गिवन है, लेकिन सॉल्यूशंस गिवन नहीं है। आज हम उन्हीं क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वांट के अगर क्वेश्चन देखें तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो सेक्शन है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 1/x, और हमें यहाँ पे ये जो सीरीज है फंक्शन की, इसकी वैल्यू 11 है, तो k की वैल्यू जो आएगी और 11 इनमें एक रिलेशन निकालना होगा। तो यहाँ पे एफ एक्स गिवन है 1 + 1/x, यहाँ पे एफ एक्स गिवन है हमारे पास 1 + 1/x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 1/x है, तो अगर मैं f की जगह x की जगह k पुट करूंगा तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा f ऑफ k इज इक्वल टू k + 1/k। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा k + 1/k, यानी f ऑफ k की वैल्यू आ गई है k + 1/k। तो यहाँ पे जो भी k की वैल्यू वेरी हो रही है, उससे अकॉर्डिंग आपका जो है टोटल फंक्शन में क्या चेंज आएगा वो हम देखते हैं। तो f ऑफ k इज k + 1/k। सिमिलरली f ऑफ k + 1 कितना हो जाएगा, k + 1 + 1, यानी k + 2/k + 1। ये हो जाएगा मेरे पास k + 3/k + 2 एंड सो ऑन। लास्ट में जो टर्म आएगी वो आएगी मेरे पास k + 100 डिवाइडेड बाय k + 99। तो आपने देखा इस तरह जो वैल्यूज हैं वो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख ली हैं। इसकी वैल्यू गिवन है मेरे को 11। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, k + 1 से k + 1 कैंसिल हो जाएगा, k + 2 से k + 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली k + 3 यहाँ की नेक्स्ट टर्म की जो डिनोमिनेटर है उससे कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह k + 99 से k + 99 इससे पहली वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो बचेगा मेरे पास वो बचेगा मेरे पास k + 100 यानी ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय k यानी कि फर्स्ट टर्म, और उसकी वैल्यू गिवन है 11। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास k + 100 विल बी इक्वल टू 11k। तो यहां से मेरे पास 10k इज इक्वल टू 100, k की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10। तो यहां से मेरे पास k की वैल्यू 10 निकल के आ गई है, यानी कि क्वांटिटी A इज इक्वल टू 10 एंड क्वांटिटी B इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे क्वांटिटी हम देख सकते हैं B इज ग्रेटर, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू निकाली है और हमने कंपेयर किया है। फंक्शन में कुछ भी नहीं किया है हमने, खाली k की वैल्यू से रिप्लेस किया है और जो गिवन है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हाँ, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि 12th में इस टाइप क्वेश्चन कम पढ़ते हैं हम, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमारे पास इस तरह से है कि x, y और z जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और p जो है इस तरह से गिवन है, और यहाँ पे p < 6 होगा। ये हमेशा ट्रू होगा, कभी कभी ट्रू होगा या कभी ट्रू नहीं होगा, ये देखना है। तो एक बार जो गिवन फंक्शन है p वाला, मैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं और फिर देखता हूं क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो p की वैल्यू यहाँ पे जो मुझे गिवन है वो है x - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस y - 1 होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय वाई प्लस 2 प्लस जेड माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे आप कि x, y और z जो है वो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर हम लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी कि ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली जो कंप्लीट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये चीज पॉजिटिव है, तो ये पूरा नंबर भी मेरे पास पॉजिटिव होगा। तो दिस इज पॉजिटिव प्लस 2, पॉजिटिव प्लस 2, पॉजिटिव प्लस 2। अब ये चीज गौर करनी है हमको, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तब मेरे पास x की वैल्यू 1 होगी। यानी x की वैल्यू 1 हो गई तो ये नंबर मेरे पास 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। सिमिलरली ये y की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं होगी, ये भी 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये क्वांटिटी भी इस तरह से 0 हो जाएगी अगर z की वैल्यू 1 है मेरे पास। यानी कि एक चीज तो हम कह सकते हैं, अगर ये क्वांटिटी की वैल्यू 0 हो जाए तो भी 2 प्लस 2 प्लस 2 तो मेरे पास बचेगा ही बचेगा। यानी कि p की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी 6 प्लस पॉजिटिव या मिनिमम वैल्यू 6 होगी। यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 6 तो मेरे पास मिनिमम आएगा ही आएगा। अगर ये 0 नहीं होते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी और ये 0 होते हैं तो मेरे पास आंसर 6 आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि p इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। p की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी होगी या 6 के बराबर होगी। 6 के बराबर कब होगी? जब x, y और z तीनों के वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी p कैन नेवर बी लेस देन 6, जो यहाँ पे कंपैरिजन हमको गिवन है। सो इट इज नेवर पॉसिबल, p की वैल्यू कभी भी 6 से कम नहीं हो सकती है। तो सेकंड का जो ऑप्शन आया करेक्ट वो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p एंड q आर नंबर सच दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस q प्लस 1 q माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 10। क्या गिवन है हमको? p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस q माइनस 1 इंटू y इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन गिवन है हमको। दूसरी है q प्लस 2 इंटू एक्स प्लस p माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। इस तरह गिवन है हमको और पूछा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के सिंपल सी तरीके आपके पास a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2, यानी कि ये जो कोफिशिएंट टर्म्स हैं x के, p प्लस 2 अपॉन q प्लस 2 शुड बी इक्वल टू q माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10। 10 अपॉन 10 कितना होता है मेरे पास? 1। और सिंप्लीफाई करेंगे सो p प्लस 2 इज इक्वल टू q प्लस 2 या q माइनस 1 इज इक्वल टू p माइनस 1, उसे 2 हो जाएगा तो p इज इक्वल टू q। यानी q इज इक्वल टू p, p इज इक्वल टू, एक ही पॉसिबिलिटी बचती है मेरे पास अगर मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस x और y के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि देन p इज इक्वल टू q। यस, p इज इक्वल टू q हमने कह दिया है, तो p इज इक्वल टू q इज ऑलवेज ट्रू। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की, वो हमने अप्लाई कर दी है और हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा p इज इक्वल टू 2 विच इज ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट 3 की पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो x और 3 की पावर x इसमें हमें रिलेशन निकालना है। सो अल्टीमेटली पहले हमें x के लिए सॉल्व करना होगा, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं एज्यूम कर लेता हूं 3 की पावर x को कोई भी नंबर एज्यूम कर लेता हूं। व्हाट आई एम डूइंग इज लेट अस अज्यूम दैट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू k। तो आई हैव अज्यूम दैट 3 की पावर x इज इक्वल टू k। इस तरह से करने से क्या होगा कि मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। किस तरह से हो जाएगी? तो 3 ये जो बन जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब 3 की पावर x को मैंने k मान लिया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अभी मेरे पास k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर्स निकाल के सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास k माइनस 3 इंटू k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास
आइदर k इज इक्वल टू 3 और आइदर k इज इक्वल टू 9। दो केस बनेंगे मेरे पास, k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल 9। अब k की वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरे पास 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 या 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो या तो x की वैल्यू 1 होगी या x की वैल्यू 2 होगी। तो या तो x की वैल्यू 1 होगी या x की वैल्यू 2 होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या 2 होगी। सिमिलरली जब x की वैल्यू 1 और 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग 3 की पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 3 की पावर 1 यानी कि 3 और 3 की पावर 2 यानी कि 9। यानी कि क्वांटिटी b इज आइदर 3 और 9, क्वांटिटी a इज आइदर 1 और 2। अब हमसे a और b में कंपैरिजन पूछा है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि 1 और 2 जो भी वैल्यू होगी वो या तो 3 और 9 दोनों जो हैं उनसे छोटी होगी। इसका मतलब क्वांटिटी a इज ऑलवेज स्मॉलर देन क्वांटिटी b। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा क्वांटिटी b इज ग्रेटर। यहाँ पे देख ही सकते हैं हमने क्वालिटी इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिए और हमारा आंसर इजीली यहाँ पे आ गया है। तो क्वांटिटी b इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी a। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When working individually, A and B take 6 days and 8 days to paint a fence. They started working together after 2 days. C also joined. यानी A और B काम कर रहे हैं जिनकी एफिशिएंसी गिवन है 6 डेज और 8 डेज में कोई काम कर सकते हैं। C उनके 2 दिन काम करने के बाद ज्वाइन करता है और टोटल काम मेरा 3 दिन में खत्म होता है और C के साथ मिलके वो 1 दिन काम करते हैं। Then how many days C can paint the entire fence? तो यहाँ पे सिंपली हम जो शुरुआत करते हैं वो इस तरह से करते हैं, ए कोई काम कितने दिनों में कर रहा है 6 डेज में, बी कोई काम कितने दिनों में कर रहा है 8 डेज में, ए कोई काम 6 दिनों में कर रहा है, बी कोई काम 8 दिनों में कर रहा है। मैं मान लेता हूं टोटल काम जो है मेरे पास वो 24 यूनिट्स है। मैंने मान लिया जो मेरे पास टोटल काम है वो 24 यूनिट्स है। अब क्या हो रहा है क्वेश्चन में, अगर टोटल काम 24 यूनिट्स का है इसका मतलब A can do 24 units in 6 days. A can complete 24 units in 6 days. A can complete 24 units in 6 days. इसका मतलब A एक दिन में कितने यूनिट करेगा 4 यूनिट। सिमिलरली B can do 24 units in 8 days. So B एक दिन में कितनी करेगा 3 यूनिट। So here A is completing 24 units in 6 days. So he can complete 4 units in 1 day. He can complete 3 units in 1 day. नाउ हो क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 पार्ट में हो रहा है आपका। पहले पार्ट में कौन काम कर रहा है A प्लस बी, कितने दिनों के लिए काम कर रहे हैं 2 दिनों के लिए। अब सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है A प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं और टोटल काम मेरा 3 दिनों में हो रहा है। 2 दिन तो A प्लस बी ने किया, तो ये वाला जो काम होगा वो मेरे पास 1 दिन के लिए हो रहा है, 1 डे के लिए हो रहा है बस। नाउ अब देखो A प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, A प्लस बी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7 यूनिट। A एंड A प्लस बी यानी दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट करते हैं। अब एक दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं और 2 दिन तक काम कर रहे हैं, इसका मतलब 14 यूनिट्स तो कंप्लीट हो चुकी मेरी। टोटल मेरे पास 24 यूनिट्स हैं जिसमें से A और B मिलके एक दिन में 7 यूनिट करते हैं, तो 2 दिन में कितनी करेंगे 14 यूनिट्स, यानी 14 यूनिट्स मेरी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे मेरी कितनी यूनिट कंप्लीट होनी है 10 यूनिट्स, एक दिन में 10 यूनिट्स कंप्लीट होनी है। अब एक दिन में A प्लस बी कितनी कर रहे हैं मिलके 7, A प्लस बी जो मिलके काम कर रहे हैं वो कवन कर रहे हैं 7 यूनिट्स, इसका मतलब 10 यूनिट कंप्लीट हो रही हैं। तो C जो है वो 3 यूनिट्स एक दिन में कंप्लीट कर रहा होगा। इसका मतलब C कैन फिनिश 3 यूनिट्स इन 1 डे। C कैन फिनिश 3 यूनिट्स इन 1 डे। इफ C कैन फिनिश 3 यूनिट्स इन 1 डे एंड इफ C को अकेला काम करना पड़ेगा, इफ C कंप्लीट्स द वर्क अलोन, तो C अगर अकेला काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा 24 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, 24 यूनिट्स कंप्लीट करनी है और एक दिन में वो 3 यूनिट करता है। तो इसका मतलब 24/3 8 जो है उसको डेज लगेंगे। तो C अगर अकेला काम करेगा तो इस तरह से उसको 8 डेज में जो है काम कंप्लीट करना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई, 8 डेज में हमारा जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मिल्क एंड हनी मिक्सचर इज 20% हनी, यानी कि एक आपके पास मिक्सचर है जिसमें मिल्क है और हनी है,
जिसमें बात करें तो 20% जो होगा वो इससे हनी का होगा। इस तरह से 80% जो होगा, मैं मान लेता हूं टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज x। एकदम सिंपल समझने के लिए, मेरे पास हनी है और मेरे पास मिल्क है, ठीक है। हनी का जो शेयर है वो 20% है, तो हनी हो जाएगा मेरे पास 20% ऑफ x। अब जो मिल्क बचेगा वो हो जाएगा मेरे पास 80% ऑफ x। तो मेरे पास मिल्क हो गया 80% ऑफ x, हनी हो गया 20% ऑफ x। अब क्या किया मैंने, अनदर 20 ml ऑफ हनी इज एडेड टू इट, अनदर 120 ml, यानी कि ये जो हनी है इसमें मैंने 120 ml ऐड कर दिया। मुझे नहीं पता कितना है, टोटल सॉल्यूशन होगा x ml का, जिसमें से 20% जो होगा वो हनी का होगा, उसमें मैंने 120 ml हनी ऐड कर दिया है। आफ्टर दिस एडिशन द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 150 ml ऑफ हनी। आप कितना बचाइए, 150 ml, यानी कि 120 ml ऐड होने के बाद ये बचेगा मेरे पास 150 ml, यानी कि 20% ऑफ x प्लस 120 ml इज इक्वल टू 150 ml। तो मैं कह सकता हूं 20% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 150 माइनस 120, यानी कि हो गया ये 30 ml। 20% ऑफ x इज इक्वल टू 30 ml। सॉल्व करेंगे x के लिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 150 ml। तो लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, x नहीं पूछा है हमसे, x 150 ml आ गया है, पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। अब जब हमने हनी ऐड किया है तो ऑब्वियसली बात है मिल्क का कंटेंट तो चेंज होगा ही नहीं, मिल्क तो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, मिल्क का कंटेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मिल्क का कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, विच इज 80% ऑफ x। सो 80% ऑफ 150, तो मिल्क का जो कंटेंट आएगा वो आएगा 80% ऑफ 120, सो 80% ऑफ 150, ये होगा मेरे पास 120। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 120 ml, यानी कि जो मिल्क का जो पार्ट रहेगा वो मेरे पास 120 ml इतना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास तीन लोग हैं A, B एंड C। A, B एंड C have some marbles with them. The ratio of the number of marbles with A to the number of marbles with B is 2:1, यानी मेरे पास A is to B is 2:1, यानी जितने मार्बल A के पास हैं और B के पास हैं उनका रेशो निकाला जाए तो मेरे पास 2:1 आएगा। द नंबर ऑफ मार्बल विद A to C is 1:4, A to C is 1:4, तो A to B है मेरे पास 2:1, A to C है मेरे पास 1:4। मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दैट आर विद C, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विद दी एस परसेंटेज निकालना है हमको। तो मैं A is to B आ गया, A is to C आ गया, मैं इसको A is to B is to C निकालने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन है A, यहाँ पे कॉमन है A, यानी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 2:8, यानी A is to B हो गया 2:1, A is to C हो गया 2:8। मैंने ऐसा क्यों किया है, A की जो वैल्यू है उसको कॉमन करने का ट्राई किया है, क्योंकि यहाँ दोनों में A जो है वो कॉमन है। तो इस तरह से मेरे पास A is to B is to C कितना हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया तो 2, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और C की वैल्यू आ गई है 8, यानी A is to B is to C आ गया 2:1 is to 8। अब मुझसे पूछा गया है C का जो है वो परसेंटेज कितना होगा, तो C का पोर्शन है 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स देखें 2 + 1 + 8 विच इज 11 × 100, सो 8/11 × 100 ये मुझे निकालना है। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज का जो टेबल है वो याद है तो मैं कह सकता हूं कि 1/11 जो होता है वो मेरे पास होता है 9.09%, 1/11 होता है 9.09%। तो सिमिलरली मेरे पास 8/11 कितना हो जाएगा, 8/11 यानी कि 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 72.72%, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 72.72%, जो मेरे पास सी का परसेंटेज शेयर होगा। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन जिनको याद है ठीक है, जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं टेबल बता देता हूं। जब मेरे पास फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, जब मेरे पास फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 50% होती है। जब फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है तो फ्रैक्शन, देखिए जब फ्रैक्शन 1/2 होता है तो वैल्यू होती है 50%, जब फ्रैक्शन 1/3 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 33.33%, जब वैल्यू 1/4 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 25%, जब वैल्यू
1/5 होती है तो वैल्यू होती है 20% के इक्वल। जब फ्रैक्शन की वैल्यू 1/6 होती है तो ये होता है 16.66%। 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है 14.28%। 1/8 जो होता है फ्रैक्शन वो इक्वल होता है मेरे पास 12.5% के। सिमिलरली 1/9 जो होता है वो होता है 11.11% के। 1/10 जो होता है वो होता है 10% के इक्वल। सिमिलरली 1/11 जो होता है वो होता है मेरे पास 9.09% के इक्वल। और 1/12 जो होता है वो होता है 8.33% के इक्वल। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से 1 to 12 तक के परसेंटेज जो फ्रैक्शन है वही काफी है। यहाँ पे हमारे जो काम में आया वो 1/11 वाला आया था। क्वेश्चन में था ना हमारे पास 8/11 into 100, यही तो आया था। सी के पास 8 मार्बल्स थे, टोटल मार्बल्स 11 into 100। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो आपके पास कैलकुलेशन है ये कैसे हो सकती है। 1/11 जो रेशो होता है परसेंटेज टर्म्स में होता है 9.09, तो यहाँ पे 8/11 है तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 72.72%, जैसा अभी हमने देखा है इस ऑप्शन के लिए। ठीक है, सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए कैन ड्रॉ 10 इलस्ट्रेशन इन 5 days। ये भी अगेन टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। ए कैन ड्रॉ 10 इलस्ट्रेशन इन 5 days। देखो, ए कैन ड्रॉ 10 इलस्ट्रेशन इन 5 days, इसका मतलब 5 दिन में अगर वो 10 ड्रॉ कर सकता है तो एक दिन में कितनी करेगा? 2। एक दिन में कितनी करेगा? 2 इलस्ट्रेशन। बी इज 3 times एज प्रोडक्टिव इन 2 times द अमाउंट ऑफ टाइम। यानी बी को अगर दुगना टाइम दिया जाए तो वो 3 गुना प्रोडक्शन कर सकता है। यानी बी को अगर दोगुना टाइम दिया जाए, एक दिन की जगह 2 दिन दिए जाएं, तो वो तिगुना प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये 2 कर रहा है तो ये कितनी करेगा? 6। यानी कि ए अगर एक दिन में 2 यूनिट बना सकता है, 2 इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर सकता है, सो बी कैन ड्रॉ 6 इलस्ट्रेशन इन 2 days। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है हमको। क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी इलस्ट्रेशन कैन बी ड्रॉ इन 1 day। अब 2 days में 6 इलस्ट्रेशन ये ड्रॉ कर सकता है, तो अब एक दिन में कितनी करेगा? 3। ये आंसर आ जाएगा। यही पूछा गया है, हाउ मेनी इलस्ट्रेशन कैन बी ड्रॉ इन ए डे। इट्स वेरी सिंपल, हाउ मेनी इलस्ट्रेशन यू कैन ड्रॉ। ई ऑप्शन 3 इलस्ट्रेशन, ये गिवन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज साइड्स 6, 8 and 10। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, लेट्स अज्यूम दैट दिस साइड इज 6, दिस साइड इज 8 एंड दिस साइड इज 10। तो यहाँ पे ये साइड हो गई मेरे पास 6, ये साइड हो गई 8 और ये साइड हो गई है मेरे पास 10 सेंटीमीटर्स। नाउ कुछ कैलकुलेट करके हमें क्वांटिटी ए निकालनी होगी, कुछ कैलकुलेट करके क्वांटिटी बी निकालनी होगी, और हमें चेक करना होगा कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। काफी सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हैं कंपैरिजन करने वाले। अब यहाँ पे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग द ट्राइंगल अबाउट द साइड ऑफ लेंथ 6। यानी कि इस साइड के अलोंग अगर मैं इस ट्राइंगल को रोटेट करूंगा, अगर मैं इस साइड के अलोंग इस ट्राइंगल को रोटेट करूंगा तो मेरे पास कोन बनेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है वो जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। सो अगर मैं इस साइड के, यानी ए जो वैल्यू है ए है, तो ये कोन बनेगा। देखो, अगर इस वाली साइड के अलोंग मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये तो मेरी हाइट ही हो जाएगी, और 8 जो है वो मेरे पास रेडियस हो जाएगी। सो अगर ये कोन इस तरह घुमाने पे बनता है, यानी कि ये 6 रहा और मैंने इसको ऐसे घुमाया, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के कोन बनाता हूं तो ये जो मेरे पास आएगी, ये मेरे पास रेडियस आएगी 8 और हाइट हो जाएगी 6। अब मुझे कोन का वॉल्यूम तो पता ही है, मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एरिया इस तरह से कितना होगा 1/3। ये एरिया कब निकाल रहा हूं? ए क्वांटिटी, ठीक है ना। वॉल्यूम दोनों केस में निकालने हैं, ए वाला वॉल्यूम और बी वाला वॉल्यूम। तो ए का वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई आर। अब आर कितना होगा इसमें? 8 के अलोंग घूम रहा है, यानी 6 तो उसकी हाइट कांस्टेंट रहेगी और 8 जो है रेडियस हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा 1/3 को एज इट इज रहने देते हैं, 1/3 पाई एज इट इज रहते हैं। ये कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 6। सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई, इसको सॉल्व करेंगे 64 इंटू 6, ये हो जाएगा मेरे पास 384। ठीक है ना, 64 इंटू ये हो जाएगा 384, करेक्ट। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 384।
यानी कि मेरे पास जो एक क्वांटिटी आई है वो आई है 1/3 पाई इंटू 384, ये ए की वैल्यू आई है। सिमिलरली बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, बी जो आएगा मेरे पास कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस केस में क्या होगा, अगर 8 के अलोंग घुमाता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्म बाय रोटेटिंग ट्रायंगल अबाउट साइड लेंथ 8, तो 8 के अलोंग अगर मैं घुमाता हूं तो रेडियस 6 हो जाएगी और इसकी हाइट जो है वो 8 रहेगी। तो बी क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा 6 का स्क्वायर और हाइट जो होगी वो उसकी 8 ही रहेगी। यहां पे कितना हो जाएगा, ये 1/3 पाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इंटू 8, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 240 288, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो 1/3 पाई इंटू 288 ये आएगा, ठीक है ना। तो 1/3 पाई दोनों में कॉमन है, अब कंपेयर हो गया 384 में और 288 में, तो कह सकता हूं जो ए वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है और बी जो वैल्यू है वो कम आ रही है। तो ए की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी, क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन इसी टाइप का है, कोन के वॉल्यूम पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन पूछा है हमसे, अ कोन फिट्स परफेक्टली इनसाइड ए क्यूबॉइड, तो एक क्यूबॉइड होगा हमारे पास। अब क्यूबॉइड में आपके पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक हाइट होती है। जैसे रूम की कोई शेप होती है, उस रूम में एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, ब्रेड्थ होती है और एक आपके पास हाइट होती है। अब उस कोन में क्या हो रहा है, अगर आप उसको उसके सरफेस पे बैठाते हो inside a cuboid such that the entire base of the cone rests as one of the faces of the cuboid, यानी कि उस क्यूबॉइड के एक फेस जो होगा, बेस होगा, उस पे आपने रख दिया है। ऑल्सो द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन जस्ट टचेस द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स, यानी कि सपोज एक रूम है, उस रूम में आपने कोन को इस तरह से रखा कि जो दो अपोजिट साइड होंगी उस पे कोन का सरफेस टच होगा। ऐसा होता है ना कि सपोज कोई सर्कुलर, आपने कोई बॉक्स लिया, जैसे केक का बॉक्स लिया, सपोज केक के बॉक्स में आपने कोई कोन रखा, तो कोन का जो बेस होगा वो तो सर्कुलर ही होगा। तो इस तरह रखा गया है कि जो आपने बॉक्स लिया है केक का, उसमें वो जो कोन का बेस है, जो सर्किल होगा, वो पूरा टच हो जाएगा कोई भी दो अपोजिट साइड से टच हो जाएगा। तो आपसे पूछा है ऑफ द क्यूबॉइड विच बीनेथ इट्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये पॉसिबल है या नहीं है, या कभी कभी पॉसिबल हो सकता है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द कोन है, ठीक है ना। तो ये क्या 32 के इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमें चेक करना है। 32 पाई के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर एच की वैल्यू मेरे पास 32 इंटू 3 96 आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू आ गई है 96। तो हमें चेक करना है कि आर स्क्वायर एच की वैल्यू 96 हो सकती है या नहीं हो सकती है, बस इतना ही चेक करना है हमको। तो 96 कब हो सकती है मेरे पास, जब सपोज केस लेते हैं, यानी कि जब जे वाली साइड 6 है, इसके अलोंग बैठाते हैं। तो सपोज अगर कोई क्यूबॉइड में ये अपोजिट साइड है, इसको मैंने 6 ले लिया, इसको भी 6 ले लिया, इस तरह से बैठाया कि ये वाला जो कोन का बेस है ये टच हो जाता है। सपोज ऐसा जूम कर लेते हैं कि वो टच हो जाता है। सो अगर वो टच हो जाएगा इस केस में तो क्या होगा, उसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 3। आप समझो कि टोटल लेंथ 6 है, एक केस में रेडियस आएगी 3, एक केस में रेडियस आएगी 4, एक केस में रेडियस आएगी 5। बस आपको ये चेक करना है कि रेडियस अगर 3 हो गई तो हाइट में कुछ इन दोनों में से ले सकता हूं क्या, कि मेरे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो 96 आ जाए, ठीक है ना। आर स्क्वायर एच की वैल्यू, तो पहला केस लेते हैं हम, आर की वैल्यू 3 लेते हैं, पहला केस लेते हैं आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3 लेते हैं, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं किसी हाइट से, या तो 4 से या 5 से, क्या मेरे पास आंसर जो है 96 आ सकता है, नहीं आ सकता। यानी आर की वैल्यू 3 है तो ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। सेकंड केस लेते हैं, जब मेरे पास r इज इक्वल टू इसका आधा यानी कि 4 हो जाए। अगर r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा
तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई मेरे पास 16, तो मैं हाइट कितनी लूं आर स्क्वायर इंटू एच, तो हाइट कितनी लूं ताकि मेरे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 96 आ जाए। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो हाइट के मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आपकी बार 3 होगा या आपकी बार 5 होगा, क्योंकि रेडियस तो 4 के केस में यूज हो ही चुकी है, तो 3 और 5 के केस में लूं, यानी कि 16 को मैं 3 आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई है मेरे पास 3, तो मेरे पास हाइट जो है अगर मैं 6 ले लूं तो 16 इंटू 6, क्योंकि रेडियस तो इसमें यूज हो ही गई है, तो 6 और 10 का मेरे पास ऑप्शन होगा, तो 16 इंटू 6 यानी कि 96 हो जाएगा मेरे पास। यानी आर स्क्वायर इंटू एच मेरे पास एक केस में 96 बन रहा है, जब क्या होगा रेडियस 4 हो जाएगी और हाइट 6 हो जाएगी, रेडियस 4 हो जाएगी और हाइट 6 हो जाएगी, तो मेरे पास आर स्क्वायर एच 96 हो जाएगा। अगर आई स्क्वायर एच 96 हो गया तो इसका जो वॉल्यूम है वो 32 पाई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक केस मेरे पास ऐसा निकल के आ रहा है जब ये चीज पॉसिबल है, तो समटाइम्स विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऐसा नहीं हमेशा ही ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं है कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि समटाइम्स इट इज पॉसिबल, सो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो इस तरह आपने देखा एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है जो सिर्फ फॉर्मूले में हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती है, हमको सिर्फ पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ती है क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सो आज के दिन हमने क्या किया है 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एनपैट के बेसिस पे। पेपर हमको लगता है डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, आपको 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये ट्राई करना चाहिए जो इंग्लिश है वो सबसे पहले अटेम्प्ट की जाए। अगर अच्छा ये सेक्शन भी इसमें सेक्शन वाइज भी है, आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपने सेक्शन पे मूव हो गए तो दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं, तो पहले एक सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करें, फिर टाइम बचे और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं। पेपर बहुत लेंदी होता है एनपैट का, इतना इजी नहीं होता है और सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि सबसे पहले आप इंग्लिश सेक्शन चालू करें, क्योंकि इंग्लिश में या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, आपका टाइम कम से कम वेस्ट होता है। उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन अगर लॉजिकल रीजनिंग है तो वो करें, नहीं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करें। हमने क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, हो सकता है पहली बार में आपको क्लिक ना करें। ठीक है, तो इसके बाद आपको आइडिया लग गया होगा एनपैट में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप तैयारी उसी लेवल से कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, उसमें एनपैट के मॉक टेस्ट गिवन होंगे, उनके सॉल्यूशंस भी गिवन होंगे, ताकि तैयारी आपकी और भी अच्छी हो सके। चैनल पे बने रहिए अपडेट्स के लिए, और काफ़ी सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे करी जाएगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। विश यू गुड लक, थैंक यू।